एग्जाम का टाइम हो और चारों तरफ से सैंपल पेपर की गूंज ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। चारों तरफ से सैंपल सैंपल पेपर सैंपल पेपर सैंपल पेपर सुनाई दे रहा होगा। इसका सैंपल पेपर, उसका सैंपल पेपर। नाम मैं किसी का नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपको अपने अंदर खुद पता होगा कि हम इस बोर्ड के स्टूडेंट हैं और हमारे बोर्ड में तो ये वाला जो नाम है वो सबसे ज्यादा चलता है। लेकिन बेटा सैंपल पेपर किसी भी बोर्ड का हो, उसको सॉल्व करने का एक बेस्ट तरीका होता है, एक बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है कि आखिर उसे सॉल्व कैसा किया जाए। आज के इस पूरे की पूरे सेशन के अंदर हम उसी स्ट्रेटेजी को समझने वाले हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। जिसने पढ़ाई कर रखी है वो सिंपल पेपर को करता है, और सिंपल पेपर को जब करेगा तो ये स्ट्रेटेजी उसकी तैयारी के अंदर चार चांद डेफिनेटली लगाने वाली है। तो स्टार्ट करेंगे इस प्यारे सेशन को। हेलो, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से सेशन के अंदर। मेरा नाम है योगेश और हम बात करने वाले हैं हाउ टू सॉल्व सैंपल पेपर। सबसे पहली चीज बेटा, आप जिस भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एमपी बोर्ड से हैं, यूपी से हैं, बिहार से हैं, हरियाणा से हैं, झारखंड से हैं या फिर राजस्थान बोर्ड से। हम हर एक बोर्ड के बच्चे की बात करेंगे, हर एक बोर्ड के बच्चों को लेकर के चलेंगे। सबसे पहली चीज तो आपको पता ही है कि आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर या तो हो सकता है सिर्फ एमसीक्यू आता हो ये और क्वेश्चन आंसर्स आते हो, जैसे कि यूपी बोर्ड में होता है, जैसे कि बिहार बोर्ड में होता है, या फिर एमसीक्यू के अलावा फिलिंग द ब्लैंक आते हो, मैच द कॉलम आता हो और क्वेश्चन आंसर आता हो, जैसे कि आपके एमपी बोर्ड वाले बच्चों के साथ में हो सकता है। हम बात करेंगे कि एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करें, फिलिंग द ब्लैंक के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, मैच द कॉलम के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ट्रू फॉल्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो अगले जो कुछ मिनट है उसे बड़े ही ध्यान से गंभीरता से सुनिएगा। सबसे पहली चीज बेटा हमारे पास में निकल करके आती है एमसीक्यू की बात। एमसीक्यू आप जब भी किसी भी सैंपल पेपर का आप कर रहे हैं तो एमसीक्यू के अंदर जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा, पहला जो आपके मन में थॉट आएगा वो ये होगा कि आपको सही आंसर पता है उसका, पहली चीज। दूसरा, हो सकता है कि आपको डाउट हो कि यार ये तो या तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो या फिर हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो। तीसरा, हो सकता है कि आपको उसका आंसर ही नहीं पता हो। यदि आपको उसका आंसर आता है बेटा, देन आपने उसका आंसर टिक किया, आपने देखा कि हाँ मेरा आंसर क्या है, करेक्ट है, उस क्वेश्चन को आपको अब दोबारा देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने पहली बार में उस क्वेश्चन को सही किया है अपनी ईमानदारी से, तो एग्जाम के अंदर वो सवाल डेफिनेटली आपसे सही होगा। लेकिन यदि आप सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी वाले अगर स्टूडेंट है जो कि एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये वाला ऑप्शन हो सकता है, ये वाला ऑप्शन हो सकता है, देन ये चीज आपको इंडिकेट कर रही है कि उस टॉपिक में आपको थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है। तो वहां पर आपका रिवीजन आपके लिए बहुत ज्यादा क्या होगा, जरूरी होगा, और आपको उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। थर्ड कैटेगरी कि भाई हमें तो बन ही नहीं रहा कि इसका आंसर क्या है, अब नहीं बन रहा है कि इस एमसीक्यू का आंसर क्या है, तो हो सकता है कि या तो आपने पढ़ाई नहीं की हो, लेकिन पढ़ाई करने के बाद में भी वो क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक लग रहा हो। कभी कभी होता है कि क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक आ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। यदि हमें ऐसा लग रहा है कि नहीं टॉपिक मेरा अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये जो क्वेश्चन है वो क्या है बेटा, यूनिक है, तो अब आपका एक कर्तव्य बन गया है कि उस क्वेश्चन को क्या कर लिया जाए, नोट डाउन कर लिया जाए, उस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लिया जाए। क्योंकि ये सवाल ऐसा था जिसने हमारी मेहनत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगाया है, सवाल ऐसा था जिसने हमारी मेहनत के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो इस सवाल को अलग से नोट डाउन करना है क्योंकि ये एग्जाम के अंदर गलत हो सकता है। कहानी इतनी समझ में मेरी आपको आ गई है। तो एमसीक्यू करने की क्या स्ट्रेटेजी है ये मैंने आपको बताई, एमसीक्यू करने की क्या स्ट्रेटेजी है मैंने आपको बताई। यदि उसका आंसर बन गया आपको तो देन उसको भूल जाओ, वो आपको एग्जाम में भी सही सही बनेगा। यदि आपको उसमें डाउट हुआ है तो देन आपको उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना है। थर्ड कंडीशन, अगर आपको वो क्वेश्चन बना ही नहीं तो क्यों नहीं बना, या तो हो सकता है कि वो एग्जाम जो पढ़ाया गया है आपको उससे बाहर है, या फिर हो सकता है कि वो एक यूनिक क्वेश्चन है और यूनिक क्वेश्चन के लिए आपको उसको क्या करना है, अलग से नोट डाउन करके रखना है। ये आपकी एमसीक्यू की स्ट्रेटेजी होती है। इतनी चीज आपको समझ में आ रही है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है क्या, एमसीक्यू वाले के बारे में बताया। इसके बाद में मैं सीधा आता हूं क्वेश्चन और आंसर वाली ट्रिक पे। क्वेश्चन और आंसर हम किस तरह से हमें सैंपल पेपर के सॉल्व करना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन आपने यदि किसी भी सैंपल पेपर की बुक के अंदर यदि पढ़ा है, ठीक है, यदि आपको ये लग रहा है कि मेरे साल भर की प्रिपरेशन के दौरान मैंने ये सवाल ना तो देखा है, ना ही मैंने ये सवाल को समझा है और ना ही मेरे मास्टर ने इस सवाल को पढ़ाया है, तो देन बेटा आपको उस क्वेश्चन को
एक्स्ट्रा टाइम दे करके वही एमसीक्यू वाली स्ट्रेटेजी ही उसे क्या करना है बेटा, अलग से नोट डाउन करना है, उस सवाल को क्या करना है, अलग से लिख लेना है, उसके आंसर को क्या कर लेना है, समझ लेना है। लेकिन एक और चीज ये हो सकती है कि जो सवाल हमसे पूछा है उसकी लैंग्वेज हमें क्या लग रही है, नहीं लग रही है, लेकिन इसी से संबंधित जो टॉपिक है ना वो हमारे सर ने हमें पढ़ा रखा है। तो जो सैंपल पेपर वाला है, जो सैंपल पेपर बनाने वाला है, उसने थोड़ा सा सवाल को क्या किया है, घुमा करके लिखा है। टॉपिक आपने पढ़ रखा है, उसका आंसर भी आपको पता हो सकता है, बस क्वेश्चन को क्या कर रहा है, उसने घुमा करके रखा है। आपको उसका आंसर देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा घुमा करके पूछा है, लेकिन ये टॉपिक पढ़ा रखा है और इस क्वेश्चन का आंसर भी मेरे दिमाग में थोड़ा थोड़ा सा है। तो आपको उस सैंपल पेपर के आंसर पे नहीं भागना है, कभी भी सैंपल पेपर में जो आंसर लिखे हैं उन पे नहीं भागना है। जो आपने साल भर क्वेश्चन आंसर लर्न किए हैं उन्हीं क्वेश्चन आंसर के ही आंसर को आपको यहां पर यूज करना है, उन्हीं आंसर्स को यूज करना है। यदि क्वेश्चन एकदम यूनिक लग रहा है, यदि क्वेश्चन आपने पहले कभी देखा नहीं, यदि क्वेश्चन आपकी नोटबुक में है ही नहीं, तब भले ही आप उसके आंसर को यूज करें, लेकिन यदि क्वेश्चन आपकी नोटबुक में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो फिर आंसर में उसके नीचे क्या लिखा हुआ है बेटा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपके टीचर ने जो पढ़ाया है ना वही आंसर आपको वहां यूज करना है। क्यों? रीजन क्या? रीजन ये कि उस आंसर को जो आपकी नोटबुक में लिखा है उसको आपने अपनी क्वार्टरली एग्जाम में, त्रैमासिक होती है जो हाफ ईयरली होती है, उसमें लर्न किया है। फाइनल एग्जाम में अगर उसी को लर्न करोगे तो उस क्वेश्चन का आंसर आपने 3 बार ऑलरेडी क्या किया है, लर्न किया है, तो उसके याद रहने के चांस ज्यादा है। यदि इस सिंपल पेपर की लैंग्वेज को याद करने बैठोगे तो देन फिर भाई और ज्यादा क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। तो मेरी बात दिमाग के अंदर आपकी थोड़ी सी जा रही होगी। क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की भी एक बहुत बेहतरीन ये स्ट्रेटेजी है और इसको फॉलो करना भी जरूरी है। क्या बताया है मैंने, मैं एक बार बता रहा हूं। क्या करना है, क्वेश्चन को पहले देखना है। यदि हमें ऐसा लगा कि नहीं भाई साहब ये तो हमारे आउट ऑफ पढ़ा हुआ है, आउट ऑफ पढ़ा हुआ मतलब जो पढ़ा उससे बाहर है, तो देन हमें उस क्वेश्चन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिखना है, उसका आंसर भी लिख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पढ़े हुए में से है, क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है, हमारे पढ़े हुए में से ही है, हमें ऑलरेडी उसका आंसर आता है, हमें ऑलरेडी उसका आंसर पता है, हमारी कॉपी में आंसर लिखा हुआ है, तो देन अब उसके सैंपल पेपर वाले ने क्या आंसर दिया है उसके ऊपर नहीं भागना है, उसके ऊपर नहीं भागना। ये बात मेरी ध्यान रखना। क्लियर है? तो जो सेकेंड चीज मैंने आपको बता दी वो बता दी है किसके बारे में, क्वेश्चन एंड आंसर वाले के बारे में। क्लियर? चलो, ये दोनों चीजें यूपी और बिहार बोर्ड वालों के लिए तो क्या है, सफिशिएंट है, क्योंकि उनके एग्जाम पेपर के अंदर यही दो तरह के क्या आते हैं हमारे पास में, क्वेश्चन आते हैं। तो अब आप इस वीडियो को यहां पे भले ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लाइक करके जाना और मुझे कमेंट में बताना कि और क्या दिक्कत आपको आ रही है, ताकि मैं जो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर आपकी प्रॉब्लम्स को और सुधार सकूं। क्लियर है? चलो, हम आते हैं किसके ऊपर बेटा, फिलिंग द ब्लैंक के ऊपर आते हैं। फिलिंग द ब्लैंक कैसे सॉल्व करना है बेटा, जब आप लैंग्वेज पढ़ेंगे, यदि आपके बोर्ड एग्जाम में फिलिंग द ब्लैंक आ रहा है, आपने क्या किया है, लैंग्वेज पढ़ा है, आपको सोच लेना है कि हाँ इसका आंसर क्या आ रहा है। यदि आपने सही सोचा है, अगर आपको आंसर पता है, देन वो फिलिंग द ब्लैंक एग्जाम के अंदर भी अगर आया तो आपको बनेगा, डेफिनेटली क्या होगा, बनेगा। लेकिन सर यदि हमें फिलिंग द ब्लैंक सैंपल पेपर का नहीं बना तो क्या करना है, सेम स्ट्रेटजी जो कि मैंने आपको एमसीक्यू के अंदर बताई थी, उस फिलिंग द ब्लैंक को क्या कर लेना है बेटा, लिख लेना है, अलग से नोट डाउन कर लेना है। एक एक चीज जो नहीं बन रही है उसको अलग से कॉपी के पीछे नोट डाउन करते हुए चलोगे, एग्जाम के टाइम में यही ऐसी चीजें होंगी जिन्हें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, क्योंकि यही ऐसी चीज थी जो आपको बनी नहीं थी, यही एक ऐसी चीज है जो आपको बनी नहीं थी। क्लियर है? तो एग्जाम से पहले उसको क्या करके जाना है, रिवाइज करके जाना है। मेज द कॉलम को क्या किया जाए, मेज द कॉलम बेटा कुछ नहीं होता, बड़ा ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर भी यही कॉन्सेप्ट लगाना है कि भाई अगर बन गई चीजें तो ठीक है, और नहीं बनी तो आपको ये सोचना है कि भाई ये मेज द कॉलम मुझसे क्यों नहीं बनी। 5 अलग अलग चीजें थी, हमें मैच करना था, कहीं न कहीं हम उस टॉपिक को क्या कर रहे हैं बेटा, भूल रहे हैं। तो उस टॉपिक को क्या करना है, रिवाइज करना हमारे लिए क्या है, जरूरी है। रिवाइज करना क्या है हमारे लिए जरूरी है। तो ये मैच द कॉलम की हमारे पास में स्ट्रेटेजी होती है। नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स की अगर हम बात करें, ट्रू एंड फॉल्स आपके कॉन्सेप्ट को क्या कर देते हैं, पूरा की पूरा घुमा देते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आता है स्टेटमेंट और आपको बताना पड़ता है कि ये सही स्टेटमेंट है या फिर गलत है, सही है या फिर गलत है। यदि आपको लग रहा है कि भाई सही है तो सही बताओ, गलत लग रहा है तो गलत बताओ। यदि ये क्वेश्चन आपका सही होता है तो अच्छी बात है, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, तुक्का मत मारना।
कॉन्सेप्ट अच्छा है, हो सकता है आपने क्या कर दिया, सही कर दिया, लेकिन यदि उसमें कहीं मिस्टेक हो गई, कहीं गलती हो गई, तो फिर वही चीज है कि आपको सोचना पड़ेगा कि इसमें मेरी कहाँ गलती हुई है, कहाँ गलती हुई है। क्या मैं कॉन्सेप्ट भूल चुका हूँ, क्या मैं डेफिनेशन भूल चुका हूँ, क्या मैं उस लाइन को भूल चुका हूँ जिसकी वजह से ये मेरा क्वेश्चन गलत हुआ है। इस चीज के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। यदि भूल चुके हो तो देन आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। ये अलग अलग क्वेश्चन के पैटर्न है जिनके बारे में मैंने आपको बताया। सैंपल पेपर तो करना है, नहीं करना है, वो एक आपकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन अगर कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी को आपको अपनाना है। ठीक है, कहानी समझ में आ गई है, इतनी बातें क्लियर हो। चलिए बेटा, क्वेश्चन और आंसर वाली जो मेरी बातें हैं ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आंसर किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि नया क्वेश्चन हमने देखा या फिर सेम क्वेश्चन हमने देखा, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर ऑलरेडी हम 2 बार एग्जाम में याद कर चुके हैं। अब सैंपल पेपर में दिख गया तो हमने सैंपल पेपर वाली लैंग्वेज को क्या कर लिया, याद कर लिया। ये बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, तुम लोगों के साथ में गलत हो जाएगा। जिस चीज को आप 2 बार लर्न कर चुके हो उसी को फिर से क्या करो, रिवाइज करो। नया आंसर क्यों याद करना है भाई, ऑलरेडी तो आपने उस क्वेश्चन का आंसर याद कर रखा है ना, तो उसी को क्या करना है, रिवाइज करना है। उस सैंपल पेपर के क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, उसके आंसर से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर, कहानी इतनी समझ में आ गई। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया जो कि आपके एग्जाम के अंदर डेफिनेटली हेल्प करेंगी। बस इन चीज को आपको क्या करना है बेटा, फॉलो करना है। इन चीज को क्या करना है, फॉलो करना है। और भी अगर कोई समस्या, कोई दिक्कत है यदि आपको आ रही हो तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर मुझे बताइएगा, ताकि मैं उस बारे में आपकी क्या कर सकूं, हेल्प कर सकूं। डायग्राम कैसे सॉल्व करना है ये भी मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगा। डायग्राम के क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे और डायग्राम को बनाने में हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, किस तरह से एग्जाम में डायग्राम बना करके आए कि हमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। देन टेक केयर, बाय बाय। अपनी मेहनत को एक 4 चांद लगाइएगा। ठीक है, जुड़े रहिएगा, मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।